हेलो बच्चों, अभी आज हम पैसेज 2 जो है सीसैट 2011 पेपर का वो सॉल्व करेंगे। तो अभी हम पहले पैसेज रीड करते हैं। द कंसेप्ट ऑफ क्रिएटिव सोसाइटी refers to a phase of development of a society in which a large number of potential contradictions become articulate and active। जैसे कि मैंने पहले वाले वीडियो में बताया था कि आपको पैसेज रीड करते वक्त स्टोरी की तरह रीड करना है। जो भी उसमें सेंट्रल आइडिया बताया है उस पर फोकस करना है। पैसेज के फर्स्ट 2 to 3 लाइन एंड लास्ट 2 to 3 लाइन को आपको अंडरलाइन करना है, उस पर फोकस करना है। तो The concept of creative society refers to a phase of development of a society in which a large number of potential contradictions become articulate and active। तो इन लाइन्स को आप अंडरलाइन कर लीजिए। This is most evident when oppressed social groups get politically mobilized and demand their rights. The upsurge of the peasants and tribals, the movements for regional autonomy and self-determination, the environmental movements and the women's movement in the developing countries are signs of emergence of creative society in contemporary times. The forms of social movements and their intensity may vary from country to country and place to place within a country, but the very presence of movements for social transformation in various spheres of a society indicates the emergence of a creative society in a country। लास्ट जो 2 to 3 लाइन्स थे उसे भी आप अंडरलाइन कर लीजिए। Now we have finished with passage reading। अभी हम क्वेश्चंस देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डज द ऑथर इम्प्लाई बाय क्रिएटिव सोसाइटी। तो क्रिएटिव सोसाइटी जो ऑथर ने मेंशन किया है पैसेज में, उसका इम्प्लीकेशन क्या है, उसका मीनिंग क्या है, वो इस क्वेश्चन में हमें पूछा है। तो ऐसे जो भी क्वेश्चंस आते इसका आंसर भी हमें पैसेज पे बेस्ड ही देना है। हमारा खुद का नॉलेज, पर्सनल नॉलेज यूज़ नहीं करना है, जैसे कि मैंने पहले बताया हुआ है। एक्सट्रीम कीवर्ड्स जो आते हैं ऑप्शंस में उनको एलिमिनेट करना है। ऐसे ऑप्शंस जो आउट ऑफ स्कोप ऑफ द इंफॉर्मेशन है, जो कि पैसेज में दिया हुआ इंफॉर्मेशन है उसके अपोजिट है या उसके आउट ऑफ स्कोप है, तो उसको हमें, उस ऑप्शन को हमें एलिमिनेट करना है। और जो भी क्वेश्चन में ऑप्शंस दिए हैं उनको हमें, उन ऑप्शंस को, उसमें जो इन्फॉर्मेशन दी है उसको हमें हमारे पैसेज के इन्फॉर्मेशन के साथ जस्टिफाई करके देखना है। अगर नहीं होता है तो उन ऑप्शंस को हमें डायरेक्टली एलिमिनेट कर देना है। तो जब भी हम कोई क्वेश्चन सॉल्व करें तो हमें एलिमिनेशन मेथड का यूज़ करना है। तो चलिए देखिए, अभी फर्स्ट स्टेटमेंट है, अ सोसाइटी वेयर डाइवर्स आर्ट फॉर्म्स एंड लिटरेरी विद इन सेक इंसेंटिव। ये जो है वो आप इजीली देख सकते हैं या समझ सकते हैं कि आर्ट फॉर्म्स एंड लिटरेरी का कहीं पर भी हमारे पैसेज में मेंशन नहीं आया है, डिस्कस नहीं किया है ऑथर ने कहीं पर भी। इसलिए ये जो ऑप्शन है वो आउट ऑफ स्कोप ऑफ द पैसेज है, इसलिए इसे डायरेक्टली एलिमिनेट कर दीजिए। सेकंड स्टेटमेंट है हमारा, अ सोसाइटी वेयर सोशल इनइक्वालिटीज़ आर एक्सेप्टेड एज द नॉर्म। तो ये भी जो है ये भी जो सेकंड ऑप्शन दिया हुआ है ये भी आउट ऑफ स्कोप ऑफ द पैसेज है, क्योंकि कहीं पर भी पैसेज में आप देख सकते हैं कहीं पर भी सोशल इनइक्वालिटीज़ का डिस्कशन नहीं हुआ है। तो इसलिए हम उस ऑप्शन को डायरेक्टली एलिमिनेट कर देंगे। तो आप देख सकते हैं ऑप्शंस में अगर हम फर्स्ट एंड सेकंड को अगर एलिमिनेट कर देंगे तो हमारे पास बी एंड सी ऑप्शन रहेगा। तो उसमें से अभी थर्ड एंड फोर्थ स्टेटमेंट हम रीड करते हैं, अ सोसाइटी वेयर अ लार्ज नंबर ऑफ कॉन्ट्रडिक्शंस आर रिकॉग्नाइज्ड। यस, दिस इज गिवन इन द पैसेज, सो दिस कैन बी द आंसर।
let's see in the passage. So the potential contradictions become articulate and active. Creative society refers to a phase of development of a society in which a large number of potential contradictions become articulate and active. So this is given in the passage. So third statement is the right one. Now let's read the fourth one statement. A society where the exploited and the oppressed groups grow conscious of their human rights and upliftment. Yes, this is also the right one, because this is also given in the passage. Politically mobilized and demand their rights, right? Oppressed social groups get politically mobilized and demand their rights. So that option is also right. So third and fourth options are right, correct. So in the C option, third and fourth statements are given. So our right answer is C. So take the C answer as the right one. अभी second question. What according to the passage are the manifestations of social movements? जो सोशल मूवमेंट है उसका मैनिफेस्टेशन क्या है वो इस क्वेश्चन में हमें पूछा गया है. तो अभी हम स्टेटमेंट्स रीड करेंगे. फर्स्ट स्टेटमेंट है एग्रेसिवनेस एंड बीइंग इंसेंडियरी. Is this manifestation of social movements? No. Nowhere in the passage author discuss this. So this is the out of scope of the passage. So eliminate first option directly. So eliminating first option, we can cancel option A and D. Now, so we can cancel option A and D. Now we have B and C. So read second statement. Instigation by external forces. No, this is also not given anywhere in the passage. So cancel or eliminate the statements second also from the given options. So eliminating second, B will be cancelled and we will get the right answer C as the right answer. Because and you can read third and fourth statement also if you want. Quest for social equality and individual freedom. Yes, this is given in the passage and this is the manifestation of the social movements. And fourth statement is urge for granting privileges and self-respect to disparaged sections of the society. This is also given in the passage. So you can directly draw the right answer by eliminating first, second from the given options. You can cancel A, B and D and you will have the correct answer C. So using elimination method, you can easily draw the right answer without reading all the options. Now next question. With reference to the passage, consider the following statements. To be a creative society, it is essential to have a variety of social movements. Is this given in the passage? नहीं. कि क्रिएटिव सोसाइटी होने के लिए सोशल मूवमेंट्स का होना, अलग अलग तरह के सोशल मूवमेंट्स का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसेंशियल है, ऐसा स्टेटमेंट में कहा गया है. लेकिन हमारे पैसेज में कहीं पर भी ऐसा स्टेटमेंट नहीं है कि क्रिएटिव सोसाइटी होने के लिए सोशल मूवमेंट्स का होना इसेंशियल है, ऐसा डायरेक्टली कहीं पर भी मेंशन नहीं है. Nowhere mentioned in the passage. Social movement. The forms of social movement and their intensity may vary कहा गया है from country to country and place to place within a country. But ये नहीं कहा गया है कि
and but the very presence of a movements for social transformation in various spheres of society indicates emergence of the creative society. अगर सोशल मूवमेंट्स अगर प्रेजेंट है फॉर सोशल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए तो ये इमरजेंस कहा गया है क्रिएटिव सोसाइटी का कंट्री में, लेकिन कहीं पर भी ये मेंशन नहीं है कि सोशल मूवमेंट्स का होने के अगर हो तो ही क्रिएटिव सोसाइटी हम उसे कह सकते हैं, ऐसा कहीं पर भी मेंशन नहीं है। तो ये स्टेटमेंट जो है वो आउट ऑफ द स्कोप ऑफ द पैसेज है या अपोजिट व्यू है ऑथर के ओपिनियन का, इसलिए इसे डायरेक्टली एलिमिनेट कर दीजिए। फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है। सेकंड स्टेटमेंट, टू बी अ क्रिएटिव सोसाइटी इट इज़ imperative to have potential contradictions and conflicts. Yes, this is given in the passage that to be a creative society it is imperative to have potential contradictions and conflict. So to be a creative society refers to a phase of development of a society in which large number of potential contradictions become articulate and active. सो ऑप्शन सेकंड जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन के लिए। नाउ नेक्स्ट पैसेज, ecosystems provide people with a variety of goods and services: food, clean water, clean air, flood control, soil stabilization, pollination, climate regulation, spiritual fulfillment, and aesthetic enjoyment, to name just a few. Most of these benefits either are irreplaceable or the technology necessary to replace them is prohibitively expensive. For example, potable fresh water can be provided by desalinating seawater, but only at a great cost. The rapidly expanding human population has greatly modified the Earth's ecosystems to meet their increased requirements of some of the goods and services, particularly food, fresh water, timber, fiber and fuel. जैसे कि मैंने पहले बताया, फर्स्ट 2 to 3 लाइन्स को आपको अंडरलाइन कर लेना है। नेक्स्ट, these modifications have contributed substantially to human well-being and economic development. The benefits have not been equally distributed. Some people have actually been harmed by these changes. Moreover, short-term increases in some ecosystem goods and services have come at the cost of the long-term degradation of others. For example, efforts to increase the production of food and fiber have decreased the ability of some ecosystems to provide clean water, regulate flooding and support biodiversity. So, हमारा पैसेज ख़त्म हो गया है, तो अंडरलाइन कर लीजिए। लास्ट के जो स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं उनको आप अंडरलाइन कर लीजिए। तो क्वेश्चन देखते हैं अभी। विथ रेफरेंस टू द पैसेज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। एक्सपांडिंग ह्यूमन पॉपुलेशन हैज़ एन एडवर्स इफेक्ट ऑन, कि यहाँ पर पूछा गया है कि अगर ह्यूमन पॉपुलेशन एक्सपांड हुआ तो उसका एडवर्स इफेक्ट किस किस पर होगा, ये पूछा गया है। तो रीड कर लीजिए। फर्स्ट स्टेटमेंट, स्पिरिचुअल फुलफिलमेंट, सेकंड इज aesthetic enjoyment, third is potable fresh water, and fourth is production of food and fiber, and fifth one is biodiversity. तो आप देख सकते हैं पैसेज में ऐसे क्वेश्चंस का आंसर पैसेज पे बेस्ड ही देना है, पैसेज के बियॉन्ड जाना नहीं है। तो फर्स्ट 2 to 3 लाइन्स में ही आपको इसका आंसर मिलेगा। इकोसिस्टम्स प्रोवाइड पीपल विद अ वैरायटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज: फूड, क्लीन वाटर, क्लीन एयर, फ्लड कंट्रोल, सॉइल स्टेबलाइजेशन, पॉलिनेशन, क्लाइमेट एंड रेगुलेशन, स्पिरिचुअल फुलफिलमेंट एंड एस्थेटिक एन्जॉयमेंट, टू नेम जस्ट अ फ्यू। तो इकोसिस्टम जो है वो पीपल को वैरायटी ऑफ गुड्स एंड सर्विस प्रोवाइड करता है और उसी में स्पिरिचुअल फुलफिलमेंट एंड एस्थेटिक एन्जॉयमेंट दिया हुआ है।
इसमें ऐसा नहीं कहा गया है कि अगर पॉपुलेशन एक्सपांड हुआ तो उसका एडवर्स इफेक्ट स्पिरिचुअल फुलफिलमेंट और एस्थेटिक एंजॉयमेंट में होगा। ऐसा कहीं पर भी कहा गया नहीं है पैसेज में। आप देख सकते हो, रीड कर सकते हो पूरा पैसेज भी अगर चाहिए तो, लेकिन कहीं पर भी ऐसा मेंशन नहीं किया हुआ है, तो इसलिए वो आउट ऑफ द स्कोप ऑफ द पैसेज है। फर्स्ट टू spiritual fulfillment and aesthetic enjoyment. So without reading all the given 5 statements, you can eliminate first and second from the given options. So eliminate कर लीजिए, फर्स्ट एंड सेकंड को अगर एलिमिनेट करेंगे तो ए ऑप्शन आपका कैंसिल हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका कैंसिल हो जाएगा क्योंकि सेकंड स्टेटमेंट उसमें दिया हुआ है, और डी ऑप्शन आपका कैंसिल हो जाएगा। नाउ यू विल हैव the option C as the right answer, that is third and 5 only, that is potable fresh water and biodiversity। तो अगर एक्सपांड हुआ ह्यूमन पॉपुलेशन तो उसका एडवर्स इफेक्ट किस पर होगा, तो पोर्टेबल फ्रेश वाटर एंड बायोडाइवर्सिटी, दैट इज ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। Now next question, the passage mentions that some people have actually been harmed by these changes. What does it imply? तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि अगर कुछ सम पीपल हैव एक्चुअली बीन हार्म बाय दिस चेंजेस, कि जो भी चेंजेस हो रहे हैं उसका जो हार्मफुल हो रहा है कुछ लोगों को, सम पीपल को, जो भी चेंजेस हो रहे हैं वो उसका हार्म हो रहा है कुछ पीपल को, सम पीपल को। तो इसका मीनिंग क्या है, इसका इम्प्लीकेशन क्या है। तो ऐसे भी क्वेश्चंस का आंसर आपको पैसेज पे बेस्ड ही देना है, पैसेज के बियॉन्ड जाना नहीं है। मैं बार बार बता रही हूँ क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर हम पैसेज के बियॉन्ड गए, हमारा खुद का पर्सनल नॉलेज यूज़ किया या खुद से कुछ आंसर देने का आप ट्राई करेंगे तो आप गलत हो सकते हो, आप गलत ऑप्शन चूज़ कर सकते हो। इसलिए पैसेज के बियॉन्ड जाना नहीं है बिल्कुल भी। एक्सट्रीम कीवर्ड्स को आपको एलिमिनेट कर देना है। जो भी ऑप्शंस है, जो ऑपोजिट व्यू है दिया हुआ होगा उन ऑप्शंस में, जो कि इंफॉर्मेशन पैसेज में दी नहीं होगी, जो कि इंफॉर्मेशन पैसेज के साथ जस्टिफाई नहीं करती होगी, तो उन ऑप्शंस को आपको एलिमिनेट कर देना है डायरेक्टली without thinking so much. So we will read the statements now. The rapid expansion of populations has adversely affected some people. तो फर्स्ट स्टेटमेंट में क्या कहा गया है कि रैपिड एक्सपांशन अगर पॉपुलेशन का होगा तो उसका अफेक्ट क्या होगा, कुछ लोगों पे होगा। सेकंड स्टेटमेंट है सफिशिएंट एफर्ट्स हैव नॉट बीन मेड टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ फूड एंड फाइबर। थर्ड स्टेटमेंट इज इन द शॉर्ट टर्म सम पीपल मे बी हार्म्ड बट इन द लॉन्ग टर्म एवरीवन विल बेनिफिट फ्रॉम मॉडिफिकेशन इन द अर्थ इकोसिस्टम। तो तीनों स्टेटमेंट्स हमने रीड कर लिए हैं। तो अभी ये डायरेक्टली हम कह सकते हैं कि द रैपिड एक्सपांशन ऑफ पॉपुलेशन हैज़ एडवर्सली अफेक्टेड सम पीपल। यस, बिकॉज दिस इज गिवन इन द पैसेज दैट सम पीपल हैव these modifications have contributed substantially to human well-being and economic development. The benefits have not been equally distributed and some people have actually been harmed by these changes. Right? So, moreover, the short-term increases in some ecosystem goods and services have come at the cost of long-term degradation of the others. So, we can say from this that the rapid expansion of population has adversely affected some people. Some people have actually been harmed by these changes. मतलब कि the rapid expansion जो भी हो रहा है population का, उसका adverse effect कुछ लोगों पे हुआ है, some people पे हुआ है। तो ये फर्स्ट वाला स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है।
सेकेंड स्टेटमेंट है सफिशिएंट एफर्ट्स हैव नॉट बीन मेड टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ फूड एंड फाइबर। तो ये पैसेज में कहीं पर भी मेंशन नहीं है कि सफिशिएंट एफर्ट्स नहीं लिए गए हैं, किस लिए, तो प्रोडक्शन का इंक्रीज करने के लिए फूड एंड फाइबर का। ये आउट ऑफ स्कोप ऑफ द पैसेज है या अपोजिट व्यू है ऑथर का, तो इसे डायरेक्टली एलिमिनेट कर दीजिए। थर्ड स्टेटमेंट जो है इन द शॉर्ट टर्म सम पीपल मे बी हार्म्ड बट इन द लॉन्ग टर्म एवरीवन विल बेनिफिट फ्रॉम मॉडिफिकेशंस इन द अर्थ इकोसिस्टम। ये भी अपोजिट व्यू है या एक्सट्रीम व्यू है, तो इसे भी डायरेक्टली एलिमिनेट कर दीजिए, क्योंकि हमारा पैसेज कह रहा है कि मोर ओवर शॉर्ट टर्म इंक्रीज इन द सम इकोसिस्टम गुड्स एंड सर्विसेज हैव कम एट द कॉस्ट ऑफ द डिग्रेडेशन ऑफ अदर्स। एंड स्टेटमेंट में दिया है कि इन द शॉर्ट टर्म सम पीपल मे बी हार्म बट इन द लॉन्ग टर्म एवरीवन विल बेनिफिट फ्रॉम मॉडिफिकेशंस इन द अर्थ इकोसिस्टम्स। सो ये एक्सट्रीम स्टेटमेंट है, ऐसा कहीं पर भी दिया हुआ नहीं है पैसेज में, तो इसे एलिमिनेट कर दीजिए। सो एलिमिनेटिंग सेकंड एंड थर्ड यू विल हैव ए एज द करेक्ट आंसर, बिकॉज हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो हमारा राइट स्टेटमेंट है, करेक्ट है अकॉर्डिंग टू पैसेज। सो टेक द ए ऑप्शन एज द राइट वन। नाउ नेक्स्ट वन, विथ रेफरेंस टू द पैसेज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। फर्स्ट स्टेटमेंट, इट इज़ इम्पेरेटिव टू मॉडिफाई द अर्थ इकोसिस्टम्स फॉर द वेल बीइंग ऑफ मैनकाइंड। तो सेकंड स्टेटमेंट है टेक्नोलॉजी कैन नेवर रिप्लेस ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय इकोसिस्टम्स। सो फर्स्ट स्टेटमेंट में क्या कहा गया है, और हमारा क्वेश्चन है कि विच ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन अबव इज आर करेक्ट, और इसका आंसर हमें पैसेज पे बेस्ड ही देना है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट जो है इट इज़ इम्पेरेटिव टू मॉडिफाई अर्थ इकोसिस्टम फॉर द वेलबींग ऑफ मैनकाइंड। तो ये कहीं पर भी मेंशन नहीं किया हुआ है ऑथर ने हमें पैसेज में कि मॉडिफिकेशन जो है वो ज़रूरी है ह्यूमन वेलबींग के लिए। क्या कहा गया है कि दिस मॉडिफिकेशंस हैव कंट्रीब्यूटेड सब्सटेंशियली टू वेलबींग एंड इकोनॉमिक टू ह्यूमन वेलबींग एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। बट ऐसा नहीं कहा गया है कि इम्पेरेटिव है कि मॉडिफाई करना अर्थ इकोसिस्टम को, किस लिए, तो वेलबींग ऑफ मैनकाइंड के लिए अर्थ इकोसिस्टम को मॉडिफाई करना इम्पेरेटिव है, ऐसा कहीं पर भी ऑथर ने मेंशन नहीं किया है। तो ये स्टेटमेंट आउट ऑफ द स्कोप ऑफ द पैसेज है या अपोजिट व्यू है ऑथर का, इसलिए इसे एलिमिनेट कर दीजिए। सो आफ्टर एलिमिनेटिंग फर्स्ट फ्रॉम द गिवन ऑप्शन यू विल हैव बी एंड डी। Now you will have B and D, but read the second one. Technology can never replace all the goods and services provided by ecosystems. जैसा कि मैंने बताया है कि एक्सट्रीम कीवर्ड्स को एलिमिनेट कर देना है, और यहाँ पे ऑल ये एक्सट्रीम कीवर्ड आया हुआ है, बट एक्सेप्शन है यहाँ। जैसे कि मैंने पहले वाले वीडियो में बताया है कि अगर कुछ एक्सेप्शन है तो वहाँ पर आपको वो रूल अप्लाई नहीं करना है। जो भी स्टेटमेंट दिया हुआ है उसको आपको जो इंफॉर्मेशन पैसेज में दी हुई है उसके साथ जस्टिफाई करना है। अगर जस्टिफाई नहीं होता है तो ही उन ऑप्शन को आपको एलिमिनेट कर देना है डायरेक्टली। बट टेक्नोलॉजी कैन नेवर रिप्लेस ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द इकोसिस्टम। ये जनरल स्टेटमेंट है, और ये स्टेटमेंट हमें पैसेज में दिया हुआ भी है, इसलिए हम उसको पैसेज की इंफॉर्मेशन के साथ जस्टिफाई करके देखते हैं। तो मोस्ट ऑफ दीज बेनिफिट्स आइदर आर इररिप्लेसेबल और द टेक्नोलॉजी नेसेसरी टू रिप्लेस देम इज़ प्रोहिबिटिवली एक्सपेंसिव। तो इन 2-3 स्टेटमेंट का मीनिंग क्या निकलता है कि टेक्नोलॉजी कैन नेवर रिप्लेस ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द इकोसिस्टम्स।
तो ये इसका मीनिंग निकलता है। तो इसीलिए ये अगर यहाँ पर एक्सट्रीम वर्ड आया है तो भी ये स्टेटमेंट सही है इस पैसेज के लिए, क्योंकि हम इस स्टेटमेंट जो है वो हमारे पैसेज की इंफॉर्मेशन के साथ जस्टिफाई हो रहा है, इसलिए ये जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। तो हाँ, बी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन के लिए। होप सो गाइज ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड whatever we have learned in this lecture. So if you have any doubt, you can ask me in the comment section. So remaining passages we will solve in the next lecture. So stay tuned with me and enjoy the learning. Learn with fun, do not take burden.